हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। इट्स बेस्ड ऑन वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई ऑलवेज स्ट्रगल टू फाइंड आंसर्स टू। ये स्ट्रगल है दिल और दिमाग के बीच में। एंड लेट मी टेल यू, I love rom-coms. I love happy endings. But you know, movies के अंदर एक टेंडेंसी होती है, वो आपको इसी लाइफ में 1000 तरीके के एक्सपीरियंसेस दे सकती हैं जो शायद आप इस जिंदगी में कभी ना ले पाओ। But besides having a great love story, आज की मूवी थोड़ी ट्विस्टेड है। A Beautiful Mind। ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी और इसको शूट किया था रॉन हावर्ड ने। 2001 में तो पैदा भी नहीं हुई थी। अगर देखा जाए तो मूवीज की हिस्ट्री में दिस मूवी इज एक्चुअली वन ऑफ द masterpieces. It got nominated for 8 Oscars and ended up winning 4 of them, including the Best Pictures Award. तो चलिए मूवी की बात करने से पहले हम मूवी की कास्ट देख लेते हैं। अगर हम जॉनर की बात करें तो दिस मूवी इज अ बायोग्राफिकल ड्रामा, लेकिन साथ ही साथ ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है। दिस मूवी रन्स फॉर ऑलमोस्ट 2 hours and 20 minutes और आज की तारीख में आप इसे आराम से नेटफ्लिक्स पे अपने घर पे देख सकते हो। So, the story starts within the settings of Princeton University of 1947. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि Princeton University is actually one of the top 3 Ivy Leagues of the world. एक रूम होता है जिसमें बहुत सारे aspiring mathematicians होते हैं and they are being taught that they have to become the next great mathematician. And now you see Russell Crowe as John Nash. This is the first glimpse of the main character of the movie. वो एक कोने में बैठा होता है and while he looks very normal, he also looks very different from the rest of his mates. मतलब कुछ तो अलग था। And disclaimer, I did not know who John Nash was. I did not know what this movie was about and I did not even know that it was actually a biographical drama. And इस सब की वजह से मुझे एक बहुत fresh perspective मिला इस मूवी को जज करने के लिए। So, coming back to John, मूवी की स्टार्ट से ही दिखाया जाता है कि he is different from the rest of the group in terms of his intelligence, in terms of his social behavior and even in terms of the way he interacts with people. और अब बात करते हैं कि जॉन का कैरेक्टर कैसा था। Well, John was one of those intelligent guy who came with a bit of superiority complex कि मैं हूँ, I am the one, I've got something different, but I just can't prove it right now. और वो ऐसा भी इंसान था जिसने लड़की से पहली बार बात की और उसको थप्पड़ पड़ गया। Well, he deserved that. And you know, he was the kind of person who was genuinely not interested in any interaction. और यहाँ एंट्री होती है एक सॉलिड कैरेक्टर की, उसका रूममेट चार्ल्स हॉर्मन। अब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में होने के बाद भी जॉन को ऐसा लगता था कि क्लासेस तो वो लोग अटेंड करते हैं जिनको एक्चुअल में कुछ सीखना नहीं होता। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम ऑफ हिज इक्वेशन एंड नेवर रियली लेफ्ट हिज रूम। एक दिन वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ एक बोर्ड गेम खेलने बैठता है, एक चाइनीज बोर्ड गेम जिसका नाम गो होता है, एंड वो उसमें हार जाता है। एंड यू नो, द सीन एक्चुअली मेड मी रियलाइज कि जब आप बहुत ज्यादा श्योर होते हो एक गेम को जीत जाने का, and then somebody smokes failure into your face, you end up blaming the game. And John did the same. Nevertheless, John wanted to be a genius और बहुत ज्यादा academic pressure और warnings मिलने के बाद एक्चुअल में वो कुछ कर बैठता है। एंड एक बहुत ही कैजुअल से सेटअप में ही एंड्स अप चैलेंजिंग एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड गेव द थ्योरी ऑफ गवर्निंग डायनामिक्स। अब स्टोरी सीधा 5 साल आगे बढ़ती है 1953, जहाँ पे उसको यूएस के डिफेंस पर्सोनल में बुलाया जाता है एक कोड डिसाइफर करने के लिए। उसके चारों तरफ स्क्रीन्स होती हैं एंड समहाउ वो बहुत एफर्टलेसली वो कोड डिसाइफर करके बता देता है एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। और यहाँ आता है हमारा पहला प्लॉट ट्विस्ट, वेयर ही सीज द बिग ब्रदर। लेकिन ये बिग ब्रदर क्या है, कौन है, ये तो अभी पता चलने वाला है। इसी बीच में he starts teaching at MIT and he is one of those rude professors जिनको लगता है कि उन्हें सब आता है, लेकिन वो बच्चों की लाइफ सिर्फ मुश्किल कर देते हैं। During his very first interaction, he challenges his students कि मैं तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन देता हूँ कि तुम्हें अपनी सारी जिंदगी लग जाएगी लेकिन तुम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। But interestingly, when you think you are here, you meet somebody who brings you here. When he met his wife to be, Alicia Lard. Now after all this, वो एक जाता है किसी वेयर हाउस में और बड़ी शेडी जगह होती है और वहां मिलता है वो अपने बिग ब्रदर से, यानी विलियम पार्चर। और इस पूरे सीन का एनवायरनमेंट ना ऐसा होता है दैट इट्स अ बिट ऑफ थ्रिलर बट ऑल्सो अ बिट ऑफ हॉरर। यू नो, हमारे इंडिया में एक फिलोसफी है कि जितने भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं वो एक्चुअल में ग्रेवयार्ड्स पे बने हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस मूवी से 100% वो वाइब आ रही होती है कि ही इज वॉकिंग ऑन अ ग्रेवयार्ड। एनीवेज, जब वो वेयर हाउस में जाता है और वहां वो विलियम पार्चर से मिलता
है तो उसको एक सीक्रेट पोजीशन ऑफर की जाती है एज अ स्पाई एंड अ डीकोडर फॉर यूएस गवर्नमेंट अगेंस्ट द रशियंस। अब ये मूवी एक ऐसे टाइमलाइन में शॉट हुई है जो हिस्टोरिकली काफी सिग्निफिकेंट है। इट्स अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर फ्रॉम 1945 टू 1990 जो यूएसए और रशिया के बीच में चला। एंड यूएस का ऐसा मानना था कि रशियन स्पाइस जो यूएसए में हैं उनको न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स के थ्रू कुछ कोड भेजे जाते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड दोस कोड्स किसी ग्रेट मैथमेटिशियन या किसी ग्रेट स्कॉलर की जरूरत थी और इस सीन में वो हमारे लिए जॉन नैश था। बट इन दिस मिस्ट्री ऑफ कोडिंग एंड डीकोडिंग वो अपनी दिल की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अलिशिया को बाहर लेके जाता है। वेल, अब हम अलिशिया के कैरेक्टर की बात करते हैं। शी इज अ फिजिक्स ग्रेजुएट फ्रॉम MIT और जॉन और अलिशिया की पर्सनैलिटीज को देखा जाए तो वो पोलर ऑपोजिट हैं। एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम बीइंग स्मार्ट, अलिशिया इज चोपी, हैप्पी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अलिशिया विटी भी है और चार्मिंग भी। And just like that, they end up falling in love. And the next most interesting part is कि एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, मार्सी। और ये 7 साल की बच्ची कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स हरमन की नीस होती है। They end up reuniting after several years, जहाँ पे वो उसको अलिशिया के बारे में बताता है and Charles suggests him कि तुम उससे शादी कर लो। And guess what happens next? They do end up marrying. The proposal was kind of dreamy, kind of perfect, and you know, one of those intimate kind of proposals जहाँ पे दो लोगों की बातें कोई और नहीं जानता, सिर्फ उन दोनों के बारे में। Full of inside jokes, full of inside references. And to be honest, in my opinion, it was perfect. एंड जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, जॉन को एक्चुअल में बड़ी स्ट्रगल होती है टू बैलेंस आउट बिटवीन द ड्यूटीज ऑफ अ सीक्रेट एजेंट एंड लिविंग हिज नॉर्मल लाइफ। एंड एक सीन आता है जहाँ पे इट गेट्स सो रियल दैट ही इज अटैक्ड बाय द रशियंस और वो खुद को बचा नहीं पाता एंड एट द एंड ही इज फाइनली सेव्ड बाय विलियम पार्चर। बट आफ्टर दैट ब्लैक ब्लडी नाइट ही डिसाइड्स कि अब मैं ये सब छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही वो डिसाइड करता है, वन साइड देयर इज विलियम स्टैंडिंग और वो उसको धमकी दे रहा है, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज अलिशिया हु इज एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। और दोस्तों, यहाँ वो सवाल आता है जिसका आंसर मैं एक्चुअल में कभी नहीं ढूंढ पाई। एंड आई अंडरस्टैंड सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन क्या हमें सही में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस बनने के लिए लव, फैमिली, फ्रेंड्स ऐसी चीजों को छोड़ना पड़ता है, या देयर आर एक्चुअली सम जीनियसेस हु एंड अप फाइंडिंग देयर ग्रेटनेस थ्रू लव, फैमिली एंड फ्रेंड्स? इसके बाद जो होता है उससे मैं एक्चुअल में बहुत सरप्राइज हो गई थी, बिकॉज जब मैं नोट्स बना रही थी आई रोट दैट चार्ल्स वाज सच अ गुड फ्रेंड, बट विद इन 30 seconds ऑफ इट आई रियलाइज दैट देयर वाज नो चार्ल्स। चार्ल्स वाज डिल्यूजनल, वो रियल में था ही नहीं, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और सिर्फ चार्ल्स नहीं बल्कि विलियम और मार्सी भी वर प्रोडक्ट्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, एंड जॉन, he was the one who was suffering from schizophrenia. And now starts John's battle within. अब उसको एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है for having a beautiful mind, जो मुझे लगता है बहुत सारे जीनियसेस को चुकानी पड़ी है। You know, अगर आप जीनियसेस की कहानी देखोगे तो आपको रियलाइज होगा वो उसके साथ रहने की बजाय अपने ही दिमाग में बनाई हुई दुनिया के अंदर बस जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो किसी कम्युनिटी का भी पार्ट थे। इसके बाद जॉन को एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रोजन मिलते हैं जो उसको हॉस्पिटलाइज करा देते हैं, एंड फॉर 10 weeks he was given painful insulins and shock therapy. And you know what was so sad about this scene? जब अलिशिया को पता चलता है that her husband wasn't just brilliant, but he was too brilliant to be living in reality. लेकिन यहाँ पे मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है ऑन मैरिज। एक सीन होता है जब जॉन का पुराना दोस्त सॉल अलिशिया से मिलने के लिए आता है। सॉल उससे पूछता है कि अलिशिया तुम कैसी हो, एंड यू नो व्हाट अलिशिया सेज? आई हेट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे इतना गिल्ट होता है कि मैं जॉन को छोड़ के जाना चाहती हूँ, लेकिन साथ में एक ऑब्लिगेशन भी है कि मुझे जॉन के साथ इस वक्त में रहना पड़ेगा बिकॉज आई मैरिड हिम। एंड कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ दैट टू सी द मैन दैट आई एक्चुअली मैरिड, एंड दैट ब्रिंग्स सम लव, एंड सम डेज इट्स इनफ बट ऑन अदर डेज इट्स नॉट इनफ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन होता है जब वो रात को अपने वॉशरूम में जाती है एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन शी ब्रेक्स द ग्लास ऑन द मिरर, एंड इट एसेंशियली कैप्चर्स कि कैसे हमारी सोसाइटी में मैरिज को एक ग्लोरिफिकेशन बना दिया जाता है रादर देन अ कमिटमेंट दैट इज लॉन्गर देन इट सीम्स and is way more challenging than expected. Alicia's love became hope for John. Alicia's support and determination became strength for John. और जैसे वो ठीक होने लगता है, वो अपने दोस्त मार्टिन की मदद से वापस से MIT जाने लगता है। वो बहुत सालों तक सिर्फ वहाँ घूमता है, लोगों से बात भी नहीं करता, एक कोने में बैठा रहता है। And then suddenly one day he finds a student just like him, जब वो रीमन की थ्योरी सॉल्व कर रहा होता है। And within a few seconds
he realized that he's actually ready to be a teacher and he starts teaching at MIT. And after he starts teaching, he comes to know that he's being considered for a Nobel Prize in Economics. वही थ्योरी पे जो उसने अपने कॉलेज डेज में बनाई थी, लेकिन उसको तो लगता था कि उसने मैथ्स और साइंस में इतना काम किया है, देन व्हाई इकोनॉमिक्स? बट आई थिंक दैट्स जस्ट लाइफ। हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और कुछ चीजें एफर्टलेसली हो जाती हैं, एंड समटाइम्स दोज एफर्टलेस टास्क्स रिवॉर्ड अस वे मोर। अब हम इस मूवी के थीम्स के बारे में बात करते हैं। पहला थीम है जीनियस और मैडनेस, जहाँ पे दिखाया जाता है दैट अ हाईली इंटेलिजेंट माइंड इज बोथ अ गिफ्ट एंड अ कर्स। दूसरा, लव एज रिडेम्पशन, जहाँ पे अलिशिया होप बनती है, स्ट्रेंथ बनती है फॉर जॉन टू ओवरकम हिज शिज़ोफ्रेनिया। थर्ड, कोल्ड वॉर पैरानोया, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे एक्चुअल में कितना डर था बॉम्ब्स का और थ्रेट्स का, that John himself started hallucinating about those things. And last, reality versus perception, जहाँ दिखाया जाता है कि sometimes what we are thinking is not real. We are just too detached from the reality. और finally, अगर हम इसके cinematic elements की बात करें तो बहुत ही soft और muted tones का इस्तेमाल हुआ है with an emotionally intense background. इस पूरी मूवी में एक ऐसी फील आती है जैसे ऑटम में या ठंड आने से पहले की रातें जो होती हैं ना लंबी, that is the constant vibe of the movie and it's perfectly conveyed through the visuals and the music. और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज रसल क्रो को अपनी पूरी पर्सनालिटी को भूलकर एक ऐसे कैरेक्टर में घुसना पड़ा होगा जहाँ पे उसकी हर डिटेल में एक जीनियस के साथ साथ एक शिज़ोफ्रेनिक भी है। उसकी छोटी सी स्माइल, उसके एक्सप्रेशंस, इवन व्हेन ही इज जस्ट टॉकिंग विद हिज आईज। एंड अलिशिया, अगर हम उसकी बात करें, वेल, शी वन ऑस्कर फॉर दिस रोल एंड हर प्रेजेंस ऑन स्क्रीन, इट्स जस्ट मैग्नेटिक। तुम जब उसे देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जो उसके साथ हो रहा है वही तुम्हारे साथ हो रहा है। एंड शी इज गॉट दिस इमोशनल डेप्थ इन ऑल ऑफ हर जेस्चर्स एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ लव was just phenomenal. And in the end, we must remember the contributions of Sir John Nash, the way he contributed to mathematics, science, and in aspects of mental health. And last में मैं John Nash का बस एक डायलॉग यहाँ कोट करना चाहूंगी. Like a diet of mind, I just chose not to indulge in certain appetite. And I think that's a great sign of intelligence. Because Rumi ने भी कहा था that to know is to know what to ignore. बिकॉज दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे थॉट्स भी बहुत ज्यादा हैं, बट वी डू नॉट हैव टू फीड ऑन एवरी सिंगल ऑफ आवर थॉट एंड द वर्ल्ड वुड बी अ साइक वार्ड, बिकॉज लिविंग विद प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वन थिंग, but living within your mind would totally make you also crazy. And don't forget to watch A Beautiful Mind on Netflix because it's actually a spectacular film. और फ्यूचर में मैं कुछ पास्ट की मूवीज और आने वाली कमिंग मूवीज के बारे में बात करूंगी. So stay here, stay tuned. And if you like this review, then like, share, comment and subscribe and I'll see you in the next one.